गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का 9th चैप्टर पढ़ेंगे, बदलता जीवन भाग 1। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या था कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के सामने कौन-कौन सी समस्याएं थी और उन समस्याओं का सामना करते हुए किस तरह से भारत अभी तक आगे बढ़ा और आगे बढ़ रहा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी नई-नई टेक्नोलॉजी भारत में आई, जिससे भारत को आगे बढ़ने में एक सपोर्ट मिला, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या फिर किसी और भी न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी कौन-कौन सी आई। तो हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है शहरीकरण, ग्रामीण भाग, स्वातंत्र्योत्तर कालखंड, बदलता आर्थिक जीवन, ग्रामीण विकास, सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा, ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास। तो अब हम पहला टॉपिक लेंगे शहरीकरण। जैसा कि शहर और गांव दोनों में जो डिफरेंस है वो तो आप लोगों को पता ही है। तो लोग शहरों में क्यों आते हैं? गांव में जैसे हमारी आवश्यकता सिर्फ पूरी होती है, लेकिन हमारी ज़रूरतों को हम और अच्छी लाइफ जी सके, इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो क्या हम शहरों की तरफ जाते हैं। अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए हम शहरों की तरफ जाते हैं। क्यों? क्यों गाँव में क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहाँ पे रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन शहर में रोज़गार की व्यवस्था है। क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, तो ईज़िली वहाँ पे रोज़गार उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उसका एक बेनिफिट है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि शहरों पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा है। तो हम ये देखेंगे शहरीकरण। शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जन बस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। बोलते हैं जो नगरीकरण है, जो शहर है, वहाँ जनसंख्या बढ़ती है। उसका एक रीज़न है कि वहाँ पे रोज़गार हर किसी को आसानी से मिल जाता है, वहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं। हम पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नगरीकरण पे प्रभाव पड़ता है। बोलते हैं नगरों पे वहाँ का सामूहिक जीवन, पानी, जब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है, तो इन सब चीज़ों पर भी उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में मृत्यु दर का घटना, औद्योगिकीकरण, ग्रामीण भाग में रोजगार की अनुपलब्धता, शहरों में रोजगार अवसर एवं व्यापार, स्थानांतरण नगरीय जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक है। क्या बोलते हैं कि अगर शहरों में जनसंख्या बढ़ती है तो उसके रीजन क्या है? पहला तो मृत्यु दर का घटना। मृत्यु दर का घटना इन द सेंस पहले कैसा था कि स्वास्थ्य सुविधाएँ उतनी प्रॉपर नहीं थी, तो भारत में मृत्यु दर ज़्यादा थी। लेकिन अभी मेडिकल सुविधा बढ़ चुकी है, मृत्यु दर घट चुका है। और दूसरा क्या है? औद्योगिकीकरण। शहरों में उद्योग धंधे आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ हैं और गाँवों में रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। तो लोग रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ भागते हैं। ये भी एक रीज़न है कि शहरों में जनसंख्या बढ़ती है, रोज़गार के अवसर वहाँ हर किसी को मिल जाते हैं, हर कोई आसानी से व्यापार कर सकता है। तो यही सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से शहरों की जनसंख्या बढ़ी है। शहरों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना हो तो छोटे-छोटे गाँवों में रोज़गार उपलब्ध करवाना, आर्थिक विकास का संतुलन साधना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महानगरों की होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना, ग्रामीण तथा नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे उपाय हैं। क्या बोलते हैं कि अगर शहरों के शहरों के जो दबाव है, अगर उसको कम करना है, तो जो व्यवस्था शहरों में है, वही व्यवस्था गाँव में भी करनी पड़ेगी। अगर गाँव में रोज़गार के साधन उपलब्ध हो जाएँगे, तो लोग गाँव से शहर की तरफ आएँगे ही नहीं, जिसका इफ़ेक्ट क्या दिखेगा कि शहरों में जो जनसंख्या का प्रेशर है, जो दबाव है, वो नहीं बढ़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ग्रामीण भाग। स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोली जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गाँव कहते हैं। ग्रामीण का मतलब होता है गाँव। गाँव का नाम लेते ही हमारे आँखों के सामने एक अलग पिक्चर आ जाता है कि गाँव कैसा होता है। गाँव और शहर दोनों को अगर
अंतर स्पष्ट करेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। तो बोलते हैं नॉर्मली अगर एक सरल रूप से बोला जाए तो अगर हम गाँव बोलते हैं तो हमारे सामने कौन-सा पिक्चर आता है कि जहाँ पे खेतों के आस-पास किसानों की बस्ती होती है, जहाँ पे वो लोग खेती करते हैं। ऐसी जगह को गाँव कहते हैं। कृषि की खोज किए जाने पर गाँव अस्तित्व में आए। भारत की देहात पद्धति निरंजन बस्तिति की पद्धति है। आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता है। बोलते भारत के जो गांव हैं उसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि आसपास खेती और खेतों के बीच में उनकी बस्ती होती है, गांव वालों की घनी बस्ती होती है। और यही विशेषता है। और क्या बोलते हैं कि ग्रामीण समुदाय बड़ा भी रहा तब भी नगरीय समुदाय की तुलना में वह काफी छोटा है। बोलते ग्रामीण समुदाय बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर हम नगरों से शहरों से तुलना करेंगे तो गांव एक छोटी सी बस्ती ही होती है। संपूर्ण भारत की ग्राम रचना एक जैसी नहीं, जैसा कि हम सभी जानते हैं पूरे भारत में जितने भी गांव हैं सबकी रचना एक जैसी नहीं है। सब गांव अलग अलग हैं, जगह के हिसाब से, प्रांत के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से भी सभी गाँवों में अंतर दिखाई देता है। सभी गाँव की रचना अलग है, सभी गाँव के घर अलग हैं। किसी के गाँव में ठंडी रहती है, ज़्यादा ठंडी रहती है, किसी के गाँव में कम ठंडी रहती है, तो भौगोलिक दृष्टि से भी उसमें अंतर दिखाई देता है। ये एक पिक्चर है 2-3 गाँवों की, जहाँ पे देखो ये घास-फूस के बने हुए घर हैं, कच्चे मकान हैं। तो पूरे भारत में जितने भी गाँव हैं, सबकी रचना अलग-अलग है और वो अलग-अलग वहाँ की संस्कृतियाँ भी सब अलग-अलग है, बोली जाने वाली भाषाएँ भी अलग-अलग है, खेती करने के तरीके भी सबके अपने-अपने होते हैं। अब नेक्स्ट है स्वतंत्रता कालखंड। जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद कृषि में क्या-क्या बदलाव लाना ज़रूरी था, जिससे कि जो पैदावार है वो बढ़ाई जाए। जब नई-नई टेक्नोलॉजी आएँगी तो जो उपज है वो बढ़ाई जा सकती है। तो किन-किन चीज़ों में सुधार करना था, वो है देखते हैं कृषि तकनीकी को बदलना, जल सिंचाई बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएँ बनाई गई। क्या बोलते हैं जब स्वतंत्रता मिली भारत को, उसके बाद उनका जो फर्स्ट अ, फर्स्ट जो उनका मोटो था कि किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो पहला कृषि तकनीकी को बदलना, जो कृषि करने की जो टेक्निक्स है उसको बदलना, कुछ नई-नई टेक्नोलॉजी उसमें इंक्लूड की जाए ताकि जो उपज है उसको उसको उसकी उपज को बढ़ाया जाए, जल सिंचाई बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, गाँवों में शिक्षा का अभाव था। तो वहाँ पे शिक्षा के लिए हर एक इंसान को अवेयर करना ताकि शिक्षा हर कोई वहाँ पे प्राप्त ईज़िली कर सके। भूमि सुधार कानून मंजूर करना आदि जैसी बहुत सारी योजनाएँ वहाँ चलाई गई। ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना आरंभ की गई। इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना उद्देश्य था। वहाँ का मेन उद्देश्य क्या था कि जब ये योजनाएँ बनाई जाएँगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो कृषि की उपज है, जब नई-नई टेक्नोलॉजी आएँगी, तो जो उपज है वो बढ़ेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था पहले परिवहन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी। लोग कई मीलों तक पैदल ही यात्रा करते थे, तो वहाँ पे वो व्यवस्था ठीक हो, इस दिशा की तरफ ध्यान दिया गया और स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार। शिक्षा गाँव का हर व्यक्ति शिक्षित हो और वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधा है, हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। इन सब उस टाइम पे भारत सरकार का एक ही उद्देश्य था। ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। क्या किया गया कि जो ग्रामीण भाग में गाँवों में भी आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूप से सब डिपेंडेंट हो, इस तरफ ध्यान दिया गया। सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से यह कार्य आरंभ किए। ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों, जनजातियों के लोगों को समाहित करने की शुरुआत की गई। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाए गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, बदलता आर्थिक जीवन। पहले ग्रामीण जीवन आर्थिक रूप से दृष्टि से आत्मनिर्भर था। गांव के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। कारीगरों को उनके काम के मेहनत आने के रूप में कृषि उत्पादन बांट दिया जाता था। क्या बोलते थे पहले गांव के जो बहुत सारे लोग थे वो आत्मनिर्भर थे।
वो काम करने जब दूसरों के खेतों में जाते थे तो उनको मेहनताने के रूप में जो भी वो मेहनत करते थे, उसके रूप में उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे। उसके बदले में कृषि से जो भी उपज, जो भी उत्पादन होता था वो बाँट दिया जाता था। आप लोग को पता रहेगा गाँव में, अगर काम किया तो उसके बदले जो भी अनाज की पैदावार होती थी वो अनाज दे दिया जाता था। लेकिन अब यह परिस्थिति बदल गई है, ग्रामीण भाग को भी पूरक धंधों से जोड़ दिया गया है। यह समाज कृषि पर उत्पाद अथवा सेवा व्यवसाय से जुड़ गया है। ग्रामीण विकास भारतवर्ष में 1961 में 82% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे, तो 1971 में यह अनुपात 80.1% था। क्या बोलते हैं कि गाँवों का विकास करना ये प्रथम उद्देश्य था भारत सरकार का। तो पहले 82% जो लोग थे, वो गाँव में ही रहते थे। जो 1961 में जो जनगणना की गई थी, उसके मुताबिक 82% लोग गाँव में ही रहते थे। 1971 में उस थोड़ा बदलाव आया और उस टाइम पे 80% लोग थे। अनाज एवं अन्य कच्चे माल का उत्पादन कर शहरों की ज़रूरतों को पूरा करना, शहर के अध्ययन के विभागों को श्रमिकों की आपूर्ति करना, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना, ये सारे काम ग्रामीण भाग आज तक करता आया है। क्या बोलते हैं अनाज एवं कच्चे माल का उत्पादन कर शहरों की ज़रूरतों का पूरा करना, बोलते शहरों की जो ज़रूरतें होती हैं, अनाज की ज़रूरत, ये सारी ज़रूरतें गाँव के वजह से ही पूरी होती हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन आप लोग जानते हैं जैसे कि जो प्रकृति की देन है, हवा, पानी, जंगल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, तो इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी ग्रामीण भाग पर ही है। इस कारण आर्थिक व्यवसाय का विकास करना, सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधाओं का विकास करना, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यह 3 महत्वपूर्ण चुनौतियाँ ग्रामीण विकास के संदर्भ में है। भूमि सुधार एवं जल सिंचाई परियोजनाओं को गति प्रदान करना आवश्यक है। मतलब भारत गाँवों का विकास करना सबसे ज़रूरी था। अगर गाँव का विकास होगा, वहाँ पे हर एक व्यवस्था हो जाएगी, तो गाँव से जो स्थानांतरण होता है शहरों की तरफ, वो कम होगा और शहरों पे भी जो बोझ है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा। सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं की ओर प्रधानता क्रम से ध्यान देना आवश्यक है। क्या बोलते हैं सामाजिक समाज की क्या आवश्यकता है, जो ज़रूरी आवश्यकता है उसे पूरा करना और हर एक सुविधा आम लोगों तक पहुँचाना, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। तो पेयजल की बारहमासी सुविधा, तो शहरों में जो पीने का पानी है, यह साल भर लोगों को ईज़िली मिल जाए, यह सुविधा की गई। स्वच्छता गृह, बंद नालियाँ, सकरी सड़कें, ग्रामीण भागों में बिजली, औषधोपचार की सुविधा जैसी समस्या से ग्रामीण भाग आज भी घिरा हुआ। क्या बोलते हैं जो गाँव है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे पीने वाले पानी की सुविधा वहाँ बहुत कम है। स्वच्छता गृह, बंद नालियाँ, सकरी सड़कें, ये सारी प्रॉब्लम्स है गाँव की। बिजली सबसे बड़ी समस्या, स्वास्थ्य औषधोपचार की समस्या। तो बोलते इन सारी समस्याओं से गाँव जो ग्रामीण भाग है आज भी जूझ रहा है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता का अभाव, बोलते हैं वहाँ पे शिक्षा का भी अभाव है। मनोरंजन केंद्रों और वाचनालयों की संख्या कम होने के कारण ग्रामीण भाग की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत की प्रथम 4 पंचवर्षीय योजनाओं में समूह विकास योजना का महत्वपूर्ण स्थान था। महाराष्ट्र ने इन योजनाओं के अंतर्गत प्रभावशाली काम किया। क्या बोलते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो अभी हम लोगों ने समस्याएं पढ़ी, क्या-क्या समस्याएं हैं ग्रामीण विभाग की, तो उन प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन सारी समस्याओं का समाधान ढूँढने का अ, उनका जो परियोजना चलाई गई थी, उसमें उनको समावेश किया गया था।
तो महाराष्ट्र में इन समस्याओं पर काम किया गया था। जैसे महाराष्ट्र में वर्ष 1962 में जिला परिषदों की स्थापना हुई और 1977 से 71 में महाराष्ट्र में सकस मतलब पौष्टिक भोजन योजना शुरू की गई। जैसे आप सभी लोग मिड डे मील स्कूल में चालू किया गया है, तो पौष्टिक भोजन योजना शुरू की गई थी। कुआं खोदना एवं नलों द्वारा जलापूर्ति करना, इसके लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की गई। वर्ष 1971 के अंत में 16,677 लघु बांध परियोजना के काम पूर्ण किए गए। अब ग्राम विद्युतीकरण, अब जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी कि ग्रामीण भाग में जो बिजली की व्यवस्था है वो 24 घंटे रहे। वहाँ की जो समस्या है उसे कैसे दूर किया जाए। आज भी गांव में बिजली की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन वो 24 आवर बिजली वहाँ पे आज भी नहीं होती है। तो उस समस्या का समाधान किस तरह से भारत सरकार ने ढूंढा है, ये हम देखेंगे। ग्रामीण भाग में विकास हेतु बिजली की नितांत आवश्यकता है। क्या बोलते हैं, अगर ग्रामीण भाग का विकास करना है ताकि शहरों की तरफ लोग न जाएं, तो सबसे पहले वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन रोजगार के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? बिजली की जरूरत है। कृषि में जलापूर्ति हेतु स्वचालित पंप और कृषि जो लोग वहाँ खेती करते हैं, वहाँ पे सिंचाई के लिए स्वचालित पंप लगाने की जरूरत है, मतलब मशीन लगाने की जरूरत है जो खुद से चलते हैं। दूध एवं अंडे जैसे नाशवान पदार्थ टिकाए रखना, जैसे दूध अंडे ये सब जो पदार्थ है कुछ दिनों तक टिके रहें। फल और सब्जी टिकाए रखना। खाद परियोजना चलाना, विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु रात में बिजली का होना बहुत आवश्यकता है। पंखा, दूरदर्शन आदि जो भी टेक्निकल चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए बिजली की बहुत जरूरत होती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन में 3000 देहातों में विद्युतीकरण किया गया। बोलते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 में, अगर आप लोग को याद होगा तो सिविक्स के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, सेकेंड चैप्टर में। तो वो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी विद्युतीकरण में, तो उस टाइम पे 3000 गांवों में विद्युतीकरण किया गया था, बिजली की व्यवस्था की गई थी। और जो आगे जाकर 1973 में यह संख्या बढ़ गई, 3000 से बढ़कर 1,38,646 देशों तक देहातों तक पहुंचाई गई। वर्ष 1966 से पंप एवं नलकूपों को अधिक बिजली देने की योजना शुरू की गई। 1966 के बाद जो वहाँ पे सिंचाई के लिए जो पंप लगाए गए थे, नल जो लगाए थे, उनको भी बिजली देने की योजना बनाई गई। वर्ष 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम स्थापित किया गया। इसी से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाएं अस्तित्व में आई। ये है ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। अंतर स्पष्ट है कि ग्रामीण गांव और शहर में क्या अंतर है, ये एग्जाम में पूछता है। तो ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय क्या, कृषि और संलग्न धंधों को वरीयता और कृषितर उत्पादन एवं सेवा व्यवसाय को वरीयता। गांव का जो आकार है, छोटा आकार, भाषा एवं संस्कृति परंपरा एक विध, मतलब गांव का आकार छोटा होता है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो कल्चर है, जो संस्कृति है, परंपरा है, सब एक ही रहती है। बोलचाल की भाषा भी एक ही होती है, लेकिन नगर में डिफरेंट है, क्योंकि शहरों में बहुत सारे जगह से लोग आकर बसते हैं नौकरी करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के लोगों की जो बोलने की जो भाषा, आकार भी बड़ा होता है, भाषा, संस्कृति, उनकी परंपरा सभी में विविधता होती है। प्राथमिक स्वरूप का व्यवसाय बाहरी लोगों को ग्रामीण व्यवसाय में समाहित करने की बजाय गांव से उन्हें शहर भेजने वाला है। और शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े व्यवसाय तथा विश्व स्तर के लिए उत्पादन अन्य भागों से आने वालों को समाहित करने वाला। गांव में क्या होता है, वो लोग, गांव के लोग प्राथमिक व्यवसाय पे निर्भर है। प्राथमिक व्यवसाय मतलब खेती, खेती पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें शहरों की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन शहर में क्या है, बड़े बड़े व्यवसाय करने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं। आनुवांशिक व्यवसाय की मात्रा अधिक है और इसमें आनुवांशिक व्यवसाय की मात्रा दोयम है।
परिवार प्रमुख एवं परिवार व्यवस्था का वरीयता संयुक्त परिवार पद्धति। बोलते हैं गाँवों में संयुक्त परिवार पद्धति है और शहरों में संयुक्त परिवार पद्धति का विघटन है। तो गाँवों और शहरों में क्या डिफरेंस है ये दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक विकास। ग्रामीण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्रामोद्योग योजना समिति की स्थापना की गई। वर्ष 1972 के अंत तक इस योजना में 1,06,000 लोगों को रोजगार मिला। क्या बोलते हैं कि ग्रामीण और ग्रामीण भाग का विकास हो, वहाँ पे रोजगार हो, उद्योग धंधे स्थापित हो, इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो 1972 के अंत में 1,06,000 लोगों को रोजगार की व्यवस्था की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले विशेष बुद्धिमान विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सातारा, औरंगाबाद, नासिक एवं चिखलदरा में विद्या निकेतन नाम से छात्रावास माध्यमिक विद्यालय आरंभ किए। क्या बोलते हैं कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी रहते हैं, पर अच्छे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार ने वहाँ पे माध्यमिक विद्यालय आरंभ किए। जैसे ऐसे कौन-कौन से गाँव हैं जो महाराष्ट्र के गाँव हैं, सातारा, औरंगाबाद, नासिक और चिखलदरा। तो वहाँ पे जो विद्यालय खोले गए उसका नाम था विद्या निकेतन। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र में राहुरी, अकोला, परभनी एवं दापोली में कृषि विश्वविद्यालय शुरू किए गए। कृषि विश्वविद्यालय मतलब जहाँ पे खेती करने की नई-नई टेक्निक्स के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है, तो ऐसे विश्वविद्यालय वहाँ पे खोले गए। महाराष्ट्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1972 में साक्षरता प्रसार गौरव का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान दिया। तो ये महाराष्ट्र के लिए पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किए थे, इतने अच्छे कार्य किए थे। आगे ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। बदलता जीवन भाग 1। इस चैप्टर में हमने यही देखा कि कहाँ-कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। तो जैसे गाँवों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गाँवों में बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, स्कूल्स की व्यवस्था हो, वहाँ पे जो बच्चे हैं और अवेयरनेस, शिक्षा के प्रति लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। तो ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया, वो पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर जो है बदलता जीवन भाग 2, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हेलो। जो हमने लिया कि बदलता जीवन भाग 1, इसमें भारत का विकास, भारत में जो भी समस्याएं थी, जैसे सबसे बड़ी समस्या गांव की थी। लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे जो रोजगार के लिए, तो शहरों पे भी उसका दबाव बढ़ रहा था। तो भारत सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया कि वो व्यवस्था क्यों ना गाँवों में कर दी जाए, ताकि रोजगार के लिए लोगों को शहरों में ना आना पड़े। तो उस क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किया और आगे भी प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हुआ है। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में देखेंगे बदलता जीवन भाग 2। चलिए।